So, hello everyone, once again, welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video, we are going to continue our unit number 2 from the modern Indian political thought for fifth semester students. And this video is going to be the part third of the unit number 2, that is the nation and the nationalism. तो इस यूनिट में मैं आपको इसका पार्ट 3 पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज़ अबाउट द रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तो देखो आप सभी ने सुना होगा, ठीक है, कि रविंद्रनाथ टैगोर वही जिन्होंने हमारा क्या लिखा है, नेशनल एंथम लिखा है, ठीक है। तो रविंद्रनाथ, ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को तो हम सभी जानते हैं। तो अब थोड़ा सा जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में, रामकृष्ण जी के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम किन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, किस तरीके से इन्होंने अपना मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जैसे मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति फ्रंट लाइन में आकर नहीं लड़ता था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, बल्कि कुछ लोग अपनी राइटिंग और अपनी पोइट्री और अपने विचारों के थ्रू भी आए थे। तो ठीक उसी तरीके से जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये भी एक इंडियन पोएट थे, ठीक है, ये राइटर थे, एक म्यूजिशियन थे ये, साथ ही साथ ही इज़ एन आर्टिस्ट जो कि बॉर्न हुए थे 7 मई 1861 को। तो ये एक बंगाली फैमिली में बॉर्न हुए थे कलकत्ता के अंदर, और जो कि उस टाइम पे पार्ट था ब्रिटिश इंडिया का। देखो 1861 में बॉर्न हुए हैं, तो इस टाइम पे अंग्रेज आ चुके थे, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो आपका बुक्सर और बैटल ऑफ बुक्सर बंगाल और ये सब चीज़ें 1757 से चालू हो चुका था। तो जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये इंडिया के अंदर मतलब पैदा हो चुके थे कब, 7 मई 1861 को ब्रिटिश इंडिया के अंदर। इनके जो फादर थे ना, इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, द ब्रह्म समाज के लीडर थे ये, ठीक है। ऐसे 3-4 समाज होते हैं हमारे। जैसे अभी मैं आपसे पूछती हूँ एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। आर्य समाज किसने बनाया था? तो चलो मैं बता ही देती हूँ आंसर। तो ये थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, ठीक है। तो उसी तरीके से जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी, इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी। इनको जाना जाता है अपनी पोइट्री के लिए, पर्टिकुलरली द कलेक्शन ऑफ गीतांजलि विच अर्नड हिम अ नोबल प्राइज इन लिटरेचर। इनकी जो बुक है ना गीतांजलि, ये याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर की बुक का नाम है गीतांजलि, जिसके अंदर इनको नोबल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में 1913 के अंदर। ये एक्टिव पॉलिटिकल लीडर भी थे, नॉट एन एक्टिव पॉलिटिकल लीडर, ये एक्टिव पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, लेकिन ये अपने वर्ड्स और अपने एक्शंस के थ्रू पूरे वर्ल्ड पर काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व जमाते थे। तभी तो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला गीतांजलि के लिए, क्योंकि कुछ अलग होगा ना इनमें नॉर्मल लोगों से, तभी तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये इनकी बात थी। ही वॉज नॉट अफ्रेड टू कन्फ्रंट ब्रिटिश इनजस्टिस, और ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे कि भाई तुम मेरे साथ जो मर्जी करके चले जाओ, आई विल स्टैंड लाइक अ स्ट्रेट ट्री, नो, ठीक है। तो ये सोशल इनजस्टिस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे जो ब्रिटिशर्स किया करते थे उस टाइम पर। ही वैमलिटी अपोज द ब्रूटल जलियांवाला बाग मैसाकर, जो ये आपका जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था, जिसमें मतलब बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, अंधाधुंध जो गोलियां चलाई गई थी, लाखों महिलाएं और वो जो मेले में आए थे सब लोग, उनको मार दिया गया था। तो ये जो जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था, मैसेकर हुआ था 1919 के अंदर, इसमें भी इन्होंने इसके खिलाफ भी बहुत कुछ कहा था, ब्रिटिशर्स के इनजस्टिस के खिलाफ भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ से पता लगती है। नेक्स्ट आपका आता है, देखो रविंद्रनाथ टैगोर, आप थोड़े से देख लो कैसे थे, ठीक है, इमेजेस आपके दिमाग में छप जाती हैं, ठीक है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं आपके, नेहरू जी से देखो बात कर रहे हैं ये, ठीक है। और ये भी आपके गांधी जी के पास भी देख लो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये कितने पुराने लीडर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आता है, हमें पता है कि जो हमारा नेशनल एंथम है इंडिया का, वो किसने लिखा है? इट इज़ ऑल्सो रिटन बाय दी रविंद्रनाथ टैगोर। ही कंपोज द नेशनल एंथम, इन्होंने बंगाली के अंदर नेशनल एंथम को बनाया था और पब्लिकली इसको गाया गया था 1911 में एट द कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा सेशन हो रहा था 1911 के अंदर, तो उस टाइम पे पब्लिकली पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया नेशनल एंथम गाया गया था, ठीक है।
और द एंथम वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड एज अ नेशनल एंथम। और 1950 में जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो उसी टाइम पर जो आपका नेशनल एंथम था उसको भी अडॉप्ट कर लिया जाता है। और जो एंथम वॉज अडॉप्टेड एज अ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, मेकिंग हिम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव दिस ऑनर। तो यही एक व्यक्ति थे जिनको पहले ये नॉन यूरोपियन व्यक्ति थे जिनको जैसे आपको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो ये पहले थे, ठीक है। टैगोर वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर थीम टू नेचर। ये नेचर, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन कनेक्शन के अंदर बिलोंग करते थे काफ़ी ज़्यादा, और इनको जाना चाहता था एज अ की फिगर इन इंडियन इंडिपेंडेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू बंगाली लिटरेचर एंड कल्चर। और बंगाली लिटरेचर एंड कल्चर के अंदर इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है अपना बंगाली कल्चर के अंदर, क्योंकि ये बिलोंग ही बंगाल से करते थे। तो इनकी जो मेजर राइटिंग्स थी वो बंगाली लैंग्वेज के अंदर ही, बट फर्दर जाके इनको ट्रांसलेट भी किया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो आई होप थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा आपको। अब इनकी थोड़ी सी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में किस तरीके से जो हमारे रविंद्रनाथ, तो देखो कंट्रीब्यूशन इन MIPT के अंदर अगर हम बात करें तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ही वॉज एन क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि ये ना नेशनलिज्म को क्रिटिक करते थे। अब क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना। नेशनलिज्म में आपको समझा चुकी हूँ, जब सभी लोग एक टूवर्ड गोल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इनका मानना था, देखो नेशनलिज्म तो अच्छी बात है, क्यों क्रिटिक्स कर रहे हैं भाई, आलोचना क्यों मना कर रहे हैं करने के लिए, क्यों? तो वो इसलिए मना करते थे, वो मना करते थे कि भाई ब्लाइंड नेशनलिज्म को फॉलो नहीं करना चाहिए, कि आपने इंस्टाग्राम पे कोई न्यूज़ देखी, बिना उसका रियलिटी में प्रूफ लिए बिना आप उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ द ब्लाइंड नेशनलिज्म, ठीक है। जैसे अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज, आपका ये 8 नवंबर, आई मीन अक्टूबर, 8 अक्टूबर को हमारी जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर बीजेपी को बहुमत मिला है, ठीक है। और यहाँ पे बीजेपी ने अपनी जो ये आपके विधानसभा वाले चुनाव होते हैं वो जीत गई है बीजेपी। तो किसको लग रहा था कि बीजेपी जीतेगी? एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट दैट कांग्रेस विल लीड द पार्टी एंड कांग्रेस विल विन द वोट्स इन द हरियाणा। बट व्हाट हैपन एक्चुअली, द बीजेपी गवर्नमेंट विंस द ऑल द सीट्स इन द मतलब ऑल द तो मैं नहीं कहूँगी, 4 सीट पे चुनाव हुआ था, जिसमें से 3 पे बीजेपी जीती है और चौथे पे एक फीमेल जीती है जो कि उन्हीं की पार्टी की है, बट उन्होंने उसको एज अ इंडिविजुअल लड़वाया था इस बार, तो वो जीत गई। तो इस तरीके से देखो ये चीज़ें चेंज होती रहती है। तो क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी, तो ये मुझे पता है दैट इट इज़ अ ट्रुथ, तभी मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म में आपको क्या देखने को मिलता है कि यू आर फॉलोइंग द ब्लाइंड नेशनलिज्म, ठीक है, एडवोकेटिंग फॉर अ मोर ह्यूमेन एंड द इंक्लूसिव अप्रोच ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि आप एक मतलब बेफालतू में बस ऐसे है कि सब कर रहे तो हमें भी करना है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बल्कि आपका एक मुद्दा होना चाहिए जो यस आपको लगता है कि दिस आई हैव टू ब्रिंग अ चेंज इन द कम्युनिटी और द सोसाइटी और द कंट्री, उसको बेसिस बनाकर फिर आपको नेशनलिज्म जैसी चीज़ों में पार्ट लेना चाहिए। तो ही बिलीव दैट ट्रू नेशनलिज्म शुड बी रूटेड इन मॉरल वैल्यूज। और इनका मानना ये था ना कि ट्रू नेशनलिज्म पता है क्या होता है, जो आपकी मॉरल वैल्यू में होता है एंड एथिकल कंसिडरेशन रेदर देन बीइंग मेयर पॉलिटिकल पावर और टेरिटोरियल क्लेम, यानी कि मॉरल या टेरिटोरियल क्लेम या फिर पॉलिटिकल पावर के रैदर अलग, उसके अलावा भी जो आपका नेशनलिज्म होता है वो रूटेड होता है किसमें, मॉरल वैल्यूज़ के अंदर। कि अगर एक व्यक्ति की ना मॉरल वैल्यूज़ का चरित्र बता देती है, ठीक उसी तरीके से एक व्यक्ति का अगर मॉरल वैल्यूज़ के अंदर अच्छी है ना, कि उसके अंदर देश के प्रति क्या भावना है, वो चीज़ें उसकी मॉरल वैल्यू हमें बता देती है, ठीक है। और एथिकल कंसिडरेशन रेदर देन मियर पॉलिटिकल और टेरिटोरियल क्लेम, यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, ये देखो ही वॉज नॉट एन एक्टिव पॉलिटिकल लीडर, बट इनकी भी कुछ राय थी, क्योंकि देखो इस टाइम पे गांधी जी से मिल रहे हैं, इन्होंने नेशनल एंथम लिख दिया है, ये नेहरू जी से मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो होता ही है ना। अगर आप ही न्यूज़ देखने लग जाओ 5-6 दिन लगातार, तो तुम समझने लग जाओगे कि भाई पॉलिटिक्स चल क्या रही है, क्या हो रहा है ये, ठीक है। या यूं कह लो कि मीडिया आपको जो दिखा रहा है, यू विल सी नॉट फ्रॉम योर आइज बट फ्रॉम द आइज ऑफ द अदर थर्ड पर्सन और द फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये प्रमोट करते थे आइडिया ऑफ इंटरनेशनलिज्म, आर्ग्यूइंग दैट नेशन शुड वर्क टुगेदर फॉर ग्लोबल पीस एंड कॉपरेशन रेदर देन कम्पिटिंग ईच अगेंस्ट ईच अदर। तो इनका मानना ये था ना कि जो नेशंस हैं, इन लोगों को क्या करना चाहिए, आपस में साथ मिलकर
कॉपरेट करना चाहिए और ग्लोबल गवर्नेंस और पीस का ध्यान रखना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए और ग्लोबल पीस को इनस्टेबल करके अशांति लाए। ऐसा नहीं चाहते थे ये लोग। तो इनका मानना था कि ग्लोबल पीस और कॉपरेशन लेकर आना है, रेदर देन कंपिटिंग ईच अगेंस्ट अदर। ठीक है। सेकंड आता है देखो यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। ये तो बात हर किसी में आपको मिलेगी, हर व्यक्ति हर लीडर यही चाहता है कि ह्यूमैनिटी में यूनिटी रहे। ठीक है। इनका मानना भी यही था, जैसे मैंने आपको विवेकानंद का भी बताया था कि वो भी ये कहते थे कि भाई इंडिया इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर यूनिटी रिलीजियस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मतलब साथ में मिलकर सभी लोग एक एज अ इंडिविजुअल कंट्री के लिए सोचे, सेल्फ इंटरेस्ट की बात ना करें बल्कि कंट्री की बात करें। ठीक उसी तरीके से जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये ग्लोबल गवर्नेंस को के साथ साथ ये बोलते थे कि जितना ज़्यादा ग्लोबल गवर्नेंस होगा ना उतने ज़्यादा लोग आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। जैसे आज के टाइम पे आप सोशल मीडिया के थ्रू हैं, ठीक है, तो और आप प्रमोट करेंगे एक सेंस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि आपस में भाईचारे की भावना आप लेकर आएंगे। और इनका मानना ये भी था, ही बिलीव दैट कि जो सभी लोग हैं उनको साथ में मिलकर रहना चाहिए। ठीक है। वो लाइन यहाँ पे एक्चुअली एडेड नहीं है तो तुम देख लेना उसको। ठीक है। यहाँ पर बस इतना ही है दैट ही बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल शुड कंसाइडर अब देमसेल्व एज एज एन एंटिटी हु इज़ फॉर द गवर्नमेंट और फॉर द नेशन। ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है देखो इंडिविजुअल फ्रीडम। वो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते थे, कौन? आपके टैगोर जी। टैगोर बिलीव दैट ट्रू फ्रीडम कम्स फ्रॉम द सेल्फ अवेयरनेस। टैगोर का ये मानना था कि जो फ्रीडम कब मिलती है हमें, जब हमें पता होता है कि दैट दिस इज़ द राइट थिंग एंड दिस इज़ द रॉन्ग थिंग फॉर यू एंड और एनी अदर पर्सन। ठीक है। तो ये बिलीव करते थे दैट फ्रीडम जो आती है वो कैसे आती है, सेल्फ अवेयरनेस से आती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, रेदर देन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से नहीं आती है इंडिविजुअल फ्रीडम कि भाई संविधान में लिखा हुआ है कि सभी लोग आज़ाद है तो सभी लोग आज़ाद है ना। जब तक आप उसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आप लोगों के अंदर उस भावना को लेकर नहीं आओगे, सेल्फ अवेयरनेस नहीं लाओगे अपने अंदर साथ साथ लोगों के अंदर, तब तक वो फ्रीडम का वर्ड आप समझ नहीं पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ फ्रीडम कब आती है, जब आपको खुद के बारे में पता हो। यू शुड नो अबाउट योर वीकनेसेस एंड द प्लस पॉइंट ऑफ योर्स। तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेदर देन जस्ट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो पॉलिटिकल्स के अलावा भी जो आपकी ये इंडिविजुअल फ्रीडम है ये सेल्फ अवेयरनेस से भी आती है। अगला आता है देखो कल्चरल आइडेंटिटी, कि ये इंकरेज करते थे कि हमें हमेशा अपने इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने हेरिटेज को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। वाइल ऑल्सो इंगेजिंग विद ग्लोबल आइडियाज, फॉस्टरिंग प्राइड इन वंस आइडेंटिटी। और जब आप ग्लोबल लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो अपनी कंट्री को एज अ आइडेंटिटी मतलब बहुत ही प्राउडली आपको बोलना चाहिए दैट येस यू आर फ्रॉम इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया था विवेकानंद के बारे में कि अभी आज के टाइम पे भी लोग अपने बायोस के अंदर लिखते हैं प्राउड टू बी एन इंडियन। तो ये चीज़ें उस टाइम से चल रही आ रही हैं, ये इंडिपेंडेंस के टाइम की बात है। तभी तो हम इसको मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से पुरानी चीज़ों को बंद करके, बंद तो नहीं कहेंगे, चेंजेस लाकर उनके अंदर किस तरीके से अलग अलग मॉडर्न टाइम पे लोगों के जो लीडर्स थे वो इमर्ज हो रहे थे और उनके क्या पॉलिटिकल लेवल पे थॉट्स थे और अबाउट द कंट्री और द गवर्नमेंट्स और द इंडिपेंडेंस। ठीक है। अगला आता है देखो हमारा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। हर व्यक्ति एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की बात करेगा ही करेगा, ये कुछ कॉमन पॉइंट है कि भाई यूनिटी लानी है, डिग्निटी, यूनिटी, ये सारी चीज़ें। ठीक है। एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, आप टैगोर क्या मानते थे इनका कि रोल ऑफ एजुकेशन और कल्चरल डेवलपमेंट इन ये क्रिएट करता है एक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ठीक है। जो इन्फ्लुएंस करती है फ्यूचर जनरेशन को। टैगोर का ये मानना था कि एजुकेशन और कल्चरल डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी को क्रिएट करता है जो इन्फ्लुएंस करती है फ्यूचर जनरेशन्स को, कि एक सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर एजुकेशन हो, कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ अगर ये दो चीज़ें हैं तो वो सोसाइटी प्रोग्रेसिव होगी और वो इन्फ्लुएंस करेगी फ्यूचर जनरेशन्स को। ही बिलीव दैट एजुकेशन वॉज अ की टू अचीविंग सेल्फ गवर्नेंस। उनका मानना ये था कि जो एजुकेशन है ना वो एक की है कि जिसके थ्रू आप अपनी सेल्फ गवर्नेंस आप कर सकते हो। अगर आप खुद देखो एजुकेटेड होगे, अगर आपके अंदर दिमाग है, एजुकेटेड हो, तो आपको पता है ना कि मुझे किस टाइम पर क्या काम करना है। अगर इस टाइम पे आपको ये एज आपकी पढ़ने की है तो आपको पढ़ाई करनी है, ना कि कुछ और चीज़ें करनी है। ठीक है। तो ये आपको एक सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है कि भाई नहीं पढ़ूंगा तो बेरोज़गार हो जाऊंगा फिर, या बेरोज़गार हो जाऊंगी। ठीक है। फिर ना ही तुमसे कोई
शादी करेगा ना, जो मर्जी तुम लोग देख लो क्या करना है तुम्हें आगे अपना। ठीक है, तो इस वजह से एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके गोल्स क्या हैं, आपको अपने, यू विल बी अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। ठीक है, आप अपनी सेल्फ गवर्नेंस आप करने लग जाओगे। तो ठीक है, उसी तरीके से एक कंट्री के अगर लोग और लीडर अगर अवेयर होते हैं, उनको पता होता है कि व्हाट इज़ ट्रू और व्हाट इज़ रॉन्ग, और इस टाइम पे कंट्री को किसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्या उन्हें फ्री के राशन की ज़रूरत है, या फिर उनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, या उनको एक किसी टेक्नोलॉजी के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर डेवलप होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर टाइम के साथ चेंजेस नहीं आए तो यू विल बिकम अ पाकिस्तान, तुम पाकिस्तान की तरह पीछे रह जाओगे। तो सेल्फ गवर्नेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपके टैगोर जी थे, इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को भी इस्टेब्लिश करा था, और ये एजुकेशन और इंडियंस को एम्पावर करने की बहुत कोशिश करते थे, ताकि इनके लोगों के अंदर, इंडियंस के अंदर बेसिकली स्किल्स आ पाए। स्किल आएगी तो क्या होगा, ये जो ब्रिटिशर्स की डोमिनेंस है उसको कम कर पाएंगे। स्किल्स आर नेसेसरी टू चैलेंज ब्रिटिश डोमिनेंस, ब्रिटिशर्स की डोमिनेंस को कम करने के लिए स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा 5-6 पॉइंट। छठा आता देखो, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब देखो क्या होता है, इनकी जो राइटिंग्स थी, जैसे अब आप मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ ही रहे हो, तो देखो किस तरीके से इनकी जो राइटिंग्स थी, उन्होंने कैसा प्रभाव डाला मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे। या फिर यूँ कह लो कि जो आपकी इंडिया में इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल चल रहा था, उसमें फ्रंट लाइनर्स के साथ साथ कौन से राइटर, पोएट या फिर ऑथर्स थे जिन्होंने अपनी कहानी के थ्रू लोगों को मोटिवेट करा। जैसे आज के टाइम पे आप कोट पढ़ के मोटिवेट हो जाते हो ना, कि दैट ऑलवेज बिलीव इन द इम्पॉसिबल, नेवर गिव अप, और नो, इफ़ यू आर नॉट डूइंग टुडे देन इट विल नेवर। तो इस तरीके की चीज़ें सुनकर आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो ठीक उसी तरीके से जो ये लीडर्स थे हमारे, ये भी लोगों के अंदर पॉजिटिव वाइब्स कैसे लेकर आते थे, अपनी कहानियों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने थॉट्स के द्वारा। तो ये मोटिवेशन लाते थे, ताकि जो लोग हैं, इनकी जो राइटिंग्स है वो इन्फ्लुएंस करती थी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान अलग अलग लोगों को। ठीक है, तो इनके इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट में यही बताया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, इन्फ्लुएंस ऑन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज़ द गांधी एंड द नेशनलिज्म। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो यस, कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। और एक चीज़ याद रखना, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने करी थी, जो टैगोर जी के पिताजी थे उन्होंने करी थी। और वहीं अगर हम बात करें कि जो आपके आर्य समाज था, उसकी स्थापना किसने करी थी, दैट इज़ द दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, और उनकी फ़िलॉसफी और उनके लीडरशिप्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।